हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। इंडियन पॉलिटी के इस प्रैक्टिस सेट में हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। इस राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2 और इसके बीच चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था आर्टिकल 43A के माध्यम से। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर। इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन गलत है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। 22 मार्च 1957। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसलिए इसके दोनों ही कथन गलत हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंकित किया गया था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। भारत शासन के द्वारा जो भारत का राजकीय चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में किस बात का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए भारत की विदेश नीति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है ए हमारा
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी कथन हमारा सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सभी एक राज्य के नीति निर्देशक यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इसमें से संविधान में किसके विरुद्ध शोषण के अधिकार का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है बच्चों के, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है स्त्रियों के, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है जनजातियों के, ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है दलितों के, ये गलत है। संविधान में बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत किया गया है, जबकि दलित शब्द का उपयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। भारत के संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान आर्टिकल 48A के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है और आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे अधिक लंबा लिखित संविधान है, तो कथन हमारा सही है। कारण है हमारा मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो कारण भी हमारा सही है। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है भारतीय संविधान में उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। सिर्फ इसी वजह से भारत का संविधान लंबा नहीं हुआ है, बल्कि भारत के संविधान के लंबा होने के पीछे कई कारण हैं। इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन है ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही पाया जाता है। कैसे? संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इन सभी को प्राप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सभी जो प्रावधान है ये कल्याणकारी राज्य के प्रावधान है। इसलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य के विचार पाए जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान अपनाया गया है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। यहाँ 4 कथन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत हैं। कथन नंबर 1 है हमारा मद्य निषेध। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत आएंगे वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होंगे। सबसे पहला है हमारा मद्य निषेध। मद्य निषेध का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 47 में। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसलिए कथन नंबर 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध। फैक्ट्री और खानों में जो बाल श्रम निषेध ये प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 24 में, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये तो इस आंसर का सही ऑप्शन नहीं होगा। कथन नंबर 3 है बेगार तथा बलात् श्रम निषेध। बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध का भी प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 23 में, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक सिद्धांत, इसलिए कथन नंबर 3 भी हमारा गलत है। और कथन नंबर 4 है अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 17 में, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल एक ही हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। कौन से प्रावधान को किस देश से लिया गया है वो हमें मिलाना है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है उसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान को लिया गया है कनाडा के संविधान से, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए ये कथन हमारा मतलब ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं, उन्हें हम अपने अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऑप्शन है ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने अध्ययन के लिए सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी इन सभी भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक
ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य है और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 39 क्लोज घ के अंदर। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 क्लोज घ में वर्णित है, जो मिलता है हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी आर्टिकल 39 क्लोज घ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है ए बी.आर. अंबेडकर ने, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी के.टी. शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन कहा था के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 क में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकारों का वर्णन मिलता है हमें संविधान के भाग 6 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 76 में, जो आता है संघ सरकार के अंतर्गत, और इसका वर्णन मिलता है हमें संविधान के भाग 5 में, ना कि संविधान के भाग 8 में। इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान्यायवादी का वर्णन मिलता है हमें संविधान के भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल मतलब संविधान के भाग 14 में, इसलिए यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार संविधान के सभी भाग देख लेते हैं कि किस भाग में किस बात का वर्णन किया गया है। एक तरफ है संविधान के भाग और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय, कि किस भाग में किस विषय का वर्णन है। संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन है। संविधान के 4 क में यानी 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख था, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निरसित कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और संविधान के भाग 8 में वर्णन किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का। इसे आगे देखते हैं। संविधान के भाग 9 में वर्णन मिलता है हमें पंचायतों का। भाग 9 क में वर्णन मिलता है नगर पालिकाओं का। भाग 9 ख में वर्णन मिलता है सहकारी समितियों का। भाग 10 में वर्णन मिलता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का। भाग 11 में वर्णन मिलता है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का। भाग 12 में वर्णन मिलता है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का। भाग 13 के अंतर्गत वर्णन मिलता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 के अंतर्गत वर्णित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के अंतर्गत वर्णित है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में वर्णन मिलता है हमें निर्वाचन का। भाग 16 के अंतर्गत प्रावधान है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 के अंतर्गत वर्णित है राजभाषा। भाग 18 के अंतर्गत वर्णित है आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 के अंतर्गत वर्णित है प्रकीर्ण यानी मिसलिनियस। भाग 20 के अंतर्गत वर्णित है संविधान संशोधन। और भाग 21 के अंतर्गत वर्णित है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 के अंतर्गत वर्णित है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये संविधान के सभी भाग आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी ज्यूडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण यानी ज्यूडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। और ज्यूडिशियल रिव्यू का मतलब होता है विधायिका के द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए आदेशों की संवैधानिकता की परीक्षण करना, यानी उनके संवैधानिकता की जांच करना कि विधायिका ने जो भी कानून बनाया है या कार्यपालिका ने जो भी आदेश लागू किए हैं क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, उसे कहा जाता है ज्यूडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। हमें मिलाना है कि कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णन मिलता है ग्राम पंचायतों का गठन, तो 1 का होगा हमारा 1। बी में है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत वर्णन मिलता है काम करने का अधिकार, तो बी का होगा 2। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, तो सी का होगा हमारा 3। और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के गठन का प्रावधान किया गया है, तो डी का होगा हमारा 4। यानी ये आमने सामने ही सही सुमेलित हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, आर्टिकल 41 में काम करने के अधिकार का प्रावधान है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है विषय, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 50 में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 46 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 बी में, ना कि आर्टिकल 43 ए में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सहकारी समितियों यानी सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 बी में। और ऑप्शन नंबर डी है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 40 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है संविधान के भाग, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 2 में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है संविधान के भाग 3 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4A में, ना कि भाग 6A में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है संविधान के भाग 4A में। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 6 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ऑप्शन है ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1 और ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। तो सबसे पहला वर्णन संविधान के हमें संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है वो किया गया है संविधान के भाग 11 में, तो ऑप्शन सी और डी तो हमारे नहीं होंगे
क्योंकि इनमें भाग 12 है, जबकि संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, यानी संघ और राज्यों के बीच जो संबंधों का वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें संविधान के भाग 11 में। अब बात आती है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का वर्णन अध्याय 1 में है या 2 में। तो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनका वर्णन है संविधान के अध्याय भाग 11 अध्याय 1 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। जबकि संविधान के भाग 11 और अध्याय 2 में वर्णन मिलता है हमें संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ये भी आपको याद रखना है। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ऑप्शन है ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी यूएसएसआर के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत ने जो समवर्ती सूची की संकल्पना को अपनाया है वो अपनाया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो उसमें केंद्र का कानून प्रभावी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। ऑप्शन है ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ऑप्शन बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और ऑप्शन डी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे और वर्तमान में भी संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद लेकिन 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। हमें मिलाना है कि कौन सा अनुच्छेद की संस्थान से संबंधित है। नंबर 1 है हमारा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, इसका वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 148 में। तो ए का होगा हमारा 3। बी है हमारा वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 280 में। तो बी का होगा हमारा 2। सी है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 323 ए में। तो सी का होगा हमारा 4। और डी है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 315 में। तो डी का होगा हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 में और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सूचियां
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। हमें बताना है कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ए है हमारा केंद्र सूची। केंद्र सूची में आता है जनगणना, तो ए का है हमारा 3, यानी जनगणना केंद्र सूची का विषय है। बी है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में आएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यानी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, तो सी का है हमारा 4। और डी है अवशिष्ट विषय। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, और अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 110 क्लोज 1 सब क्लोज ए में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा, और ऐसा प्रावधान करने वाला जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 117 में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल 119 में वर्णित है संसद में जो वित्तीय प्रक्रिया है उसका विधि द्वारा विनियमन, आर्टिकल 119 कहता है। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है, आर्टिकल 123 में। और आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण किया जाता है उसके बारे में संसद में चर्चा निर्बंधन है, यानी उसके बारे में संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। इस बात का वर्णन किया गया है आर्टिकल 121 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ विषय दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित सूची दी गई है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ए है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, तो 1 समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा शेयर बाजार, तो शेयर बाजार संघ सूची का विषय है ना कि समवर्ती सूची का, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी है डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ये संकल्प पारित कर देती है तो संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के प्रावधान का वर्णन है, ना कि न्याय के समक्ष समानता, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के प्रावधान का वर्णन किया गया है, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में वर्णित है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि संसद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 79 में मिलता है, ना कि 78 में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 में प्रावधान है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जो शिक्षा विषय है हमारा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में वो समवर्ती सूची का विषय है। तो वो पूछा गया है कि उसे समवर्ती सूची के विषय में कब स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन है ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 124 में, ना कि आर्टिकल 318 में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 324 में, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 315 में, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है संविधान के आर्टिकल 165 में, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का वर्णन मिलता है, तो एक है हमारा 3, यानी भारत का महान्यायवादी इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 76 में, तो एक है हमारा 3। बी है हमारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा अनुच्छेद 75 क्लोज 1। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 में वर्णन मिलता है हमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में वर्णन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन है। आर्टिकल 75 क्लोज 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है और आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है जनगणना। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान की 4थी अनुसूची में, ना कि दूसरी अनुसूची में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है।
और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान की 4थी अनुसूची में। और ऑप्शन नंबर डी है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून का वर्णन मिलता है संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है, ना कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इस बात का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 50 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया है। ए है हमारा विधि के सम्मुख समानता। विधि के सम्मुख समानता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 में, यानी ए का है हमारा 3 यानी अनुच्छेद 14 में। बी है हमारा कार्य करने का अधिकार। कार्य करने के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 41 में, तो बी का है हमारा 4। सी है हमारा कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, इस बात का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 42 में, तो सी का है हमारा 1। और डी है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इस बात का वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 45 में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 में, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 के तहत, कार्य करने के लिए सही और मानवीय परिस्थितियां आर्टिकल 42 के तहत, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 के तहत वर्णित है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शन है ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन डी विदेशी मामले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है और रेडियो और टेलीविजन संघ सूची का विषय है और विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। देखते हैं, ए है हमारा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, इस बात का वर्णन मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 2 में, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा समता का अधिकार। समता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इस बात का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में, तो सी का है हमारा 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, इस बात का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 111 में, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में वर्णित है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में वर्णित है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में वर्णित है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 371 क,
अनुच्छेद 371 कै में नागालैंड से संबंधित प्रावधान है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 371 कै, इसमें असम से संबंधित प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 371 कै, अनुच्छेद 371 कै में मणिपुर से संबंधित प्रावधान है, ना कि मेघालय से, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 कै में मणिपुर से संबंधित प्रावधान है। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 371 घ, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी विशेष सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। जो आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय। ए है हमारा अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, तो ए का है हमारा 1। बी है हमारा अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो बी का है हमारा 2। सी है हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं, तो सी का है हमारा 3, यानी आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 245 यानी डी है हमारा अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, इस बात का वर्णन मिलता है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आर्टिकल 124 में न्यायपालिका का वर्णन है, संघीय न्यायपालिका का। आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 352 में आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है संविधान की पहली अनुसूची, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वीं। आईआर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये एक मामला आया था 2007 में। इसका संबंध भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से है। इस मामले में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कहा था कि 9वीं अनुसूची तक भी न्यायिक समीक्षा का विस्तार किया गया है। मतलब इस मामले के माध्यम से 9वीं अनुसूची को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया था, इसलिए कोहेलो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है और ये केस आया था 2007 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा अनुच्छेद 67 क्लोज ख, अनुच्छेद 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रावधान किए गए हैं, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो सी का है हमारा 4। डी है हमारा अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 67 क्लोज ख में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान,
अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है हमारा संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 280 में, बी का है हमारा 3। सी है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में, सी का है हमारा 1। और डी है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों का वर्णन है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का प्रावधान किया गया है, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। यानी राज्य के जो भूमि सुधार अधिनियम है उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? जो हमारे संविधान की 3री अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है, तो उसमें किन के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है वो हमें बताना है। ए है हमारा नंबर 1 है हमारा संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो बिल्कुल सही है। हमारे संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप तैयार किया गया है। और नंबर 2 है हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी 3री अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये भी सही है। 3 है हमारा नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये 3री अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेते हैं, ना कि 3री अनुसूची में वर्णित प्रावधान के तहत, तो ये हमारा 3री अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। और नंबर 4 है हमारा संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी 3री अनुसूची में वर्णित है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इनका वर्णन संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान की सूचियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान, तो हमें मिलाना है। ए है हमारा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो डी का है हमारा 2।
हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण इस बात का वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है ए साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्ताव किया गया था सबसे पहले 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा। और इस संविधान सभा का निर्माण कब किया जाता? इस निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाना था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1937। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस गुएर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और इसकी स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत 1774 में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946, उसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और उसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनाया गया था। तो संविधान को एक प्रस्ताव देने का यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका
प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन है ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी 2 सदन बनाए गए थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिन्हें आज हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तब उनका नाम दिया गया था, राज्यसभा को कहा गया था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा को कहा गया था केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 के तहत, वो किससे प्रेरित है? ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अधिनियम और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। हमें बताना है कि किस अधिनियम में किस बात का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, यानी ए का है हमारा 2। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, ए का है हमारा 2। बी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो सी का है हमारा 3। और डी है हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है। ऑप्शन है ए मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सबसे पहले 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। ये घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को कि 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। प्रथम अंतरिम सरकार में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तो ये तो अंतरिम सरकार के सदस्य थे, तो ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। और ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। जगजीवन राम प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। क्यों? क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कहा गया था कि कोई भी भारतीय जन्म स्थान, वंश और वर्णक्रम के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन संविधान सभा की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को।
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था? मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में किस प्रावधान को स्वीकार किया गया था? इनमें से ऐसा कौन सा है कि वो प्रावधान 1935 के शासन अधिनियम में स्वीकार नहीं हुआ था? ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। इस बात का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार नहीं किया गया था। सबसे पहले भारत के लिए एक लिखित संविधान का जो प्रावधान था वो सबसे पहले अपनाया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान 1935 के अधिनियम में स्वीकार नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, एक संघ की योजना पर विचार, ये भी था। ऑप्शन नंबर डी है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, ये तीनों ही प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए थे, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान 1935 में स्वीकार नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। और ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, यानी संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव किया गया था वो किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन है ए, 1909 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, जबकि राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है ए, 7। ऑप्शन बी, 9। ऑप्शन सी, 12। ऑप्शन डी, 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के वैसे तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को फिर से एकत्रित हुई थी, जब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। यानी इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा एकत्रित हुई थी। तो कितने हो गए? 12। तो संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है ए, 8 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख व्यक्ति। और ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को जो सीटों की संख्या आवंटित की गई थी, उसमें सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए, 1909 के अधिनियम। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को अपनाया गया था,
जबकि राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था को अपनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता की थी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर CD देशमुख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और इसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये आपको याद रखना है। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का वितरण किया जाता है उसे कौन सी संस्था निरूपित करती है? ऑप्शन है ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का वितरण किया जाता है वो किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है सूची। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है वन समवर्ती सूची का विषय है तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार संघ सूची का विषय है ना कि समवर्ती सूची का, इसलिए गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार संघ सूची का विषय है ना कि समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर सी है डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को होता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव होगा केंद्र और राज्य के कानून में तो केंद्र का कानून मान्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ मौलिक अधिकारों के से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। कथन नंबर 2 है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कथन नंबर 3 है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये कथन गलत है। मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मतलब मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति ही है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी उसे प्रारंभ किया था, यानी भारत की जो विदेश नीति तटस्थता पर आधारित थी उसे किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की विदेश नीति जो कि तटस्थता पर आधारित थी उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए यह एक अनौपचारिक संस्था है, ऑप्शन बी यह एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी यह एक प्रशासनिक संस्था है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है, इसलिए राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 243 क्लोज आई में। आर्टिकल 243 क्लोज आई में कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 243 आई या आर्टिकल 243 क्लोज झ, यानी आर्टिकल 243 क्लोज आई या आर्टिकल 243 क्लोज झ में हमें राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी ए बी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन है ए दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी कारागार, ऑप्शन डी लोक व्यवस्था। अभी बताया था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है, जबकि पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? यानी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। तो इस कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, ऑप्शन बी पंचशील का समझौता, ऑप्शन सी शिमला समझौता और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संबंध में। राष्ट्रमंडल क्या है अब? यानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल है। जो ब्रिटेन के उपनिवेशी देश थे उनका एक संगठन है राष्ट्रमंडल। सभी जो ब्रिटेन के उपनिवेश देश थे लगभग वो सभी इस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ब्रिटेन का सम्राट या महारानी होती है। तो जब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी मई 1949 में, तब भारत की आलोचना करते हुए कहा गया था कि भारत संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है जिसका सम्राट हमेशा यानी जिसका अध्यक्ष हमेशा ब्रिटेन का सम्राट या उसकी महारानी होती है। तो इसका उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रमंडल से जुड़ाव स्वेच्छा से किया गया एक समझौता है जिसे स्वेच्छा से ही समाप्त किया जा सकता है। उसमें भारत के प्रति कोई बाध्यता का प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत पूर्ण रूप से संप्रभु देश है। तो ये कथन सही है ऑप्शन नंबर ए से, यानी ये कथन भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन है ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान में जो चौथी अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे भी देख लेते हैं। इनमें से जो राजनीतिक दल बदल है ऑप्शन नंबर बी में, इसका वर्णन किया गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी है पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था का वर्णन किया गया है संविधान की अनुसूची 11 में। और ऑप्शन नंबर डी है भाषा, तो भाषाओं का वर्णन मिलता है हमें संविधान की अनुसूची 8 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ एस्टेट यानी फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ऑप्शन है ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, ऑप्शन बी सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, ऑप्शन डी प्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेस यानी मीडिया। फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस यानी मीडिया को, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा यह संकल्प पारित कर देती है तो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन है ए 4 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन सी 7 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की अवधि के लिए। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे और संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, क्यों? क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है यानी भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, ऑप्शन है ए भारत की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी चीन की, ऑप्शन डी यूएसए यानी अमेरिका की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका की। जो एशिया की धुरी विदेश नीति है वो अमेरिका की विदेश नीति की रणनीति है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा झंडा समिति का गठन किया गया था 23 जून 1947 को, यह भी आपको याद रखना है। 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा झंडा समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसमें 5 अन्य सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसमें 5 अन्य सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? यहाँ हमारी राजनीतिक पद्धति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो बिल्कुल सही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर बी है संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी बिल्कुल सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय पद्धति की सरकार को अपनाया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है संघीय नीति, ये भी बिल्कुल सही है, भारत की राजनीतिक पद्धति संघीय नीति पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, तो ये कथन बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राजनीतिक पद्धति भारतीय राजनीतिक पद्धति में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार को नहीं अपनाया गया है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये अमेरिका की विशेषता है, हमारी राजनीतिक पद्धति से इसका संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? ऑप्शन है ए सामान्य सभा, ऑप्शन बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इनमें से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, जबकि सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल इन सब का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यह भी आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जिसका मुख्यालय है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला,
ऑप्शन सी न ही कठोर न ही लचीला, और ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान ना तो अमेरिका की तरह इतना कठोर है कि उसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता, और न ही ब्रिटेन की तरह इतना लचीला है कि जब मर्जी उसमें संशोधन कर दिया जाए। भारत का संविधान कठोर और लचीले के बीच एक मिश्रण है, यानी कठोर और लचीले के मध्य एक समन्वय किया गया है, इसलिए भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए हैग, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग यानी नीदरलैंड में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1945 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। तो हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है। ए है हमारा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 2 में। तो ए का है हमारा 2, यानी विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, यह वर्णित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 2 में। बी है हमारा समता का अधिकार, समता का अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 में। तो बी का है हमारा 1। सी है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इस बात का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में। तो सी का है हमारा 4। और डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, इस बात का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 111 में। तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना आर्टिकल 2 में वर्णित है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 में वर्णित है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में वर्णित है, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का, और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ऑप्शन सी न तो ए और न ही बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से। वित्त आयोग जिसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत, तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों के बारे में और राज्यों तथा केंद्र के बीच करों के बंटवारों के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 3 से 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6 से 11। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नागरिकता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 2 में, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संसदात्मक, ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संसदात्मक। भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही चुने जाते हैं और कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए विधायिका यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।